आज हम देखते हैं कि कोविड-19 के महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। एक शब्द लगातार आ रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं में बहुत नुकसान हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद की दर घटी है और साथ ही विभिन्न देशों ने अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी जीडीपी के 10% के लगभग सभी लोगों ने राहत पैकेज का जो निर्धारण किया है, वो किया है। तो इसमें एक शब्द आता है कि जीडीपी आखिर क्या है? ये इसका निर्धारण किस प्रकार होता है? तो ये बहुत सारा बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आता है कि जीडीपी क्या है? जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1935 से 44 के दौरान इस्तेमाल किया था। इस शब्द का परिचय साइमन ने ही अमेरिका से कराया था। ये वो दौर था जब विश्व की बैंकिंग संस्थाएं आर्थिक विकास का अनुमान लगाने का काम संभाल रही थी। उनमें से ज़्यादातर को इसके लिए एक शब्द नहीं मिल रहा था। तो साइमन ने ही अमेरिका की कांग्रेस में इस जीडीपी शब्द को परिभाषित करके दिखाया और बाद में आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस शब्द का इस्तेमाल प्रारंभ किया। अब अगर हम बात करें कि जीडीपी आखिर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना है या जरिया है। इसको अगर हम देखें तो इसमें जीडीपी के तहत जो हम क्षेत्रकों की बात कर रहे थे पूर्व के अध्ययन में, तीनों क्षेत्र प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो चाहे तृतीयक हो, वो तीनों क्षेत्र इसमें तीनों प्रमुख क्षेत्र घटक इसमें आते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन के बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। अर्थात जीडीपी को हम तीनों क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित करते हैं। अर्थात किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहते हैं। यह देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। इसको मापने का एक बड़ा जटिल कार्य होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें किसी देश के एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उसने उत्पादन किया है, उनके पूरे संपूर्ण मौद्रिक मूल्य को ही हम घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस मूल्य में से अमूमन उस आय को घटा दिया जाता है जो हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित की जाती है और इसमें उस आय को जोड़ दिया जाता है जो विदेशों से प्राप्त हमें आय होती है। अर्थात ये संपूर्ण आय का एक पैमाना है। भारत में जीडीपी मापन का कार्य बड़ा कठिन कार्य है। केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा यह कार्य किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, तब जाकर जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। अर्थात इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही की जाती है। अगर हम देखें, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें अंतिम की गणना क्यों करते हैं, जिसके लिए अगर देखें अंतिम वस्तु के अगर हम देखें किसी बिस्कुट को अगर हम देखें कि बिस्कुट के पैकेट को अगर हम देखें, किसी एक किसान ने अगर आटा मिल को 8 रुपये किलोग्राम की दर से गेहूं बेचा, गेहूं की पिसाई हुई, बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ उसमें चीनी और तेल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वो बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये यानी 15 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बेचती है। यह बिस्कुट अंतिम उत्पाद है जो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। अगर हम इसमें गेहूं आटा इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें उन चीज़ों का मूल्य पहले से ही शामिल है। बिस्कुट जो अंतिम मूल्य 60 रुपये से पहले, इसमें अगर आटे का मूल्य भी शामिल है। इसी प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना करेंगे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि तब अगर ऐसा होगा तो एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार हो जाएगी। पहले गेहूं के रूप में हो जाएगी, फिर आटे के रूप में, अंततः बिस्कुट के रूप में हो जाएगी। तो इसलिए हम केवल इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से इसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है। विगत लंबे भारत के अगर क्षेत्र में देखें तो भारत में जीडीपी को दो तरह से प्रस्तुत किया जाता है। उत्पादन की कीमतें हमारी महंगाई के साथ बढ़ती रहती हैं। तो इसके लिए दो प्रकार के हम लोग हमारे भारत में जीडीपी का अनुमान, जीडीपी को दो तरह से प्रस्तुत करते हैं। पहला पैमाना होता है कांस्टेंट प्राइस, अर्थात एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर तय किया जाता है। उस दौरान कीमतों को आधार बनाकर उत्पादन की कीमत और तुलनात्मक वृद्धि तय की जाती है। यही कांस्टेंट प्राइस है।
ताकि ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जीडीपी की दर को महंगाई से अलग रखकर सही ढंग से मापा जा सके। और दूसरा तरीका होता है करंट प्राइस यानी वर्तमान प्राइस। इसमें जीडीपी के उत्पादन मूल्य में अगर महंगाई की दर को जोड़ दिया जाए तो हमें आर्थिक उत्पादन की मौजूदा कीमत हासिल हो जाती है, यानी कि आपको कांस्टेंट प्राइस जीडीपी को तात्कालिक महंगाई दर से जोड़ना होता है। तो इस प्रकार जीडीपी का अनुमान हमारे देश में लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रत्येक तिमाही आधार पर जीडीपी की दर का अनुमान लगाता है। इसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में अगर हम देखें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, इसमें अगर देखें तो सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है उसका सबसे अधिक योगदान है, जो लगभग 53% से अधिक है पूर्व वर्षों में। और औद्योगिक क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र का योगदान 31% और सबसे कम योगदान कृषि का है। और जबकि अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार के क्षेत्रों में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। प्राथमिक क्षेत्रक ही भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसमें 53% जनसंख्या कृषि कार्यों में सकल घरेलू उत्पाद में अगर देखें तो पांचवा स्थान है। लगभग भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2,59,000 अरब रुपए इसकी मूल्य आंका गया है। विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था के तौर पर पांचवें स्थान पर हमारा स्थान आता है, जो समय के साथ साथ लगातार घट बढ़ रहा है। विश्व अमेरिका 20.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था